नमस्कार दोस्तों। आपके सामने तीन सिचुएशन रखता हूं। पहला, मान लीजिए कि एक आईआईटी से ग्रेजुएट स्टूडेंट है और वो किसी कंपनी में अप्लाई करता है नौकरी के लिए और उसका सिलेक्शन हो भी जाता है, केवल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। इसी बीच में उस कंपनी के ऑनर या किसी हाई ऑफिशियल का क्लोज रिलेटिव का लड़का किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो आईआईटी के मुकाबले काफी लोअर ग्रेड का इंस्टीट्यूट है से ग्रेजुएशन किए हुए है और उसका अप्रोच आता है और उस कंपनी में आईआईटीएन को रिजेक्ट करके उसको रख लिया जाता है। दूसरा सिचुएशन है, आप किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए और बैंक मैनेजर को एक ही लोन पास करना है। लोन देने के लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हैं तथा लोन के लिए आपने अप्लाई भी कर दिया है। इस बीच एक दूसरा व्यक्ति है जो उस लोन के लिए अप्लाई करता है और वो मैनेजर का खूब खुशामद करता है, काफी प्रशंसा करता है, चापलूसी करता है। सीधे शब्दों में आप सुने तो खूब अच्छी तरह से चापलूसी करता है, उसको कुछ गिफ्ट भी देता है और फाइनली रिजल्ट ये होता है कि आप हर तरह से क्वालिफाई करने के बावजूद भी लोन आपको न हो करके उस दूसरे व्यक्ति को लोन हो जाता है। अब एक तीसरा सिचुएशन है दोस्तों, वो ये है कि आपको किसी सरकारी ऑफिस में जाना है। मान लीजिए कि बिजली विभाग का ऑफिस है, वहां जाते हैं और आपका काम कराने के लिए, आपको मीटर लगवाने के लिए आपको आपसे पैसे के डिमांड किए जाते हैं। जब आप इधर उधर पता करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, यहाँ का सिस्टम है, यहाँ पैसा लगता है, पैसा दोगे तभी होगा। आप पूछते हैं कि क्या ये पैसा जायज है, तो जब रिप्लाई आता है कि नहीं, बिल्कुल नाजायज है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके घर में मीटर नहीं लगेगा। मजबूर होकर के आप पैसा देते हैं और तब आपके घर में मीटर इंस्टॉल होता है। ये तीन सिचुएशन है दोस्तों। इन तीन सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? क्या यही भ्रष्टाचार है? तो हाँ दोस्तों, यही भ्रष्टाचार है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। व्हाई करप्शन टेक्स प्लेस? करप्शन क्यों होता है? ग्रीक के महान फिलोसोफर थे अरस्तु, जिन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल एंड इंडिविजुअल हु इज अनसोशल naturally and not accidentally is either beneath our notice or more than human. Society is something that precedes the individual. Law by Aristotle, the law of identity. अरिस्टोटल का कहना है कि आदमी जो है वो प्राकृतिक रूप से सोशल एनिमल है। अगर वह अनसोशल है तो या तो वो हमारे नोटिस में नहीं है, इसका मतलब या तो उसकी जानकारी हमें नहीं है, और नहीं तो वह बियॉन्ड ह्यूमन है, आदमी के अतिरिक्त कुछ है। इसका स्पष्ट मतलब होता है कि अगर कोई आदमी है तो वो सोशल है, अगर सोशल नहीं है तो आदमी ही नहीं है। ठीक है। अब ये बहुत पहले अरस्तु जैसे महान दार्शनिक ने ये बात कही है। दोस्तों, सोसाइटी हमारी नीड्स है, सोसाइटी के बिना हम रह नहीं सकते। और सोसाइटी होने का मतलब सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स हमारे सर्वाइवल के लिए होते हैं। हमारे अगर रूल है तो हम सोसाइटी में सर्वाइव करेंगे। ये सारे रूल ऑनेस्टली फॉलो होना चाहिए, ऑनेस्टली उसका पालन होना चाहिए। और रूल्स आर टू बी मेड इम्पार्शियल। ये सभी रूल
निष्पक्ष होने चाहिए, इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये सोसाइटी का नियम है। ठीक है, अब आपको हम कुछ शब्दावली से वाकिफ करवाते हैं। दोस्तों, ये शब्द हैं कुछ फिजियोलॉजी से रिलेटेड और कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड। फिजियोलॉजी में मैंने मात्र दो ही शब्द को लिया है, एक बॉडी और एक माइंड। माइंड और बॉडी में क्या रिलेशन है कि माइंड जो है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। माइंड एक गाइडिंग फैक्टर्स है और बॉडी उसको फॉलो करता है। और साइकोलॉजिकल टर्म्स जो है उनको एक एक करके समझते हैं। ये है जैसे नीड्स, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ग्रीड, फियर, नॉलेज, इंटेलिजेंस, विट एंड विजडम। अब इन एक एक शब्दों पर अगर फोकस डालें, उनको डिटेल में समझने का कोशिश करें, तो जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। एनिमल मतलब एक जीवात्मा है, एक प्राणी है। तो जब आदमी एक प्राणी है, एक जीवात्मा है, तो उसकी नीड्स होती हैं। उसको जीने के लिए उसकी कुछ खास आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति करने की बहुत जरूरत होती है। अगर उनकी उसके नीड्स की पूर्ति होगी तो वो जीवित रहेगा। तो नीड्स की पूर्ति के लिए उसके अंदर थॉट उसको उत्पन्न होते हैं। जब भी नीड्स कोई उत्पन्न होगा तो उसके लिए थॉट उस पर उत्पन्न होंगे, और थॉट जब उत्पन्न होंगे तो उसके अंदर फीलिंग आएगी, और फीलिंग आएगी तो एक इमोशन पैदा होगा। इमोशंस का मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, और एक रिएक्शन टू द सिचुएशन होता है। अब जैसे किसी को भूख लगा तो उसको पूरा करने के लिए वो खाना का तलाश करेगा, और यहाँ पर हंगर का एक इमोशंस डेवलप होता है। और जब अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो सेटिस्फेक्शन दिखता है। मतलब अगर उसका नीड्स सेटिस्फाई होने वाला होता है तो ग्रीड उत्पन्न होता है, और अगर नीड्स के सेटिस्फेक्शन में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला होता है, मतलब रुकावट पैदा होने वाला होता है, तो वहां पर फियर पैदा होता है। और इसी ग्रीड और फियर के कारण उसमें एंगर या हेटर्स जैसे इमोशंस पैदा होते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इमोशंस जैसे लव, अफेक्शन, हेटर्स एंड सारे इमोशंस हैं। अब इसको जब उसके अंदर इमोशंस पैदा हो जाता है तो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो जो भी उसके पास नॉलेज होता है उसको उपयोग करके आगे बढ़ता है। क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप समाज में रहते हैं, तो समाज में कुछ रूल्स बने होते हैं जिसके तहत आपको अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। तो उस रूल को फॉलो करना होता है। तो रूल को फॉलो करने के लिए आप प्रॉपर नॉलेज लेते हैं, और तब आप आवश्यकता को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं उस नॉलेज के बेस पर। और नॉलेज को उपयोग करने के लिए जो योग्यता होती है वो कहलाता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी आगे चल करके दो भाग में डिवाइड होता है। एक हो जाता है विट और दूसरा होता है विजडम। आप विट को समझे तो विट का मतलब बुद्धि और विजडम का मतलब विवेक। आप एक ऐसा बुद्धि जो अपने नॉलेज को उपयोग कर सकता है, और एक ऐसी बुद्धि जो क्या गलत है और क्या सही है उसका फैसला करे, तो वो विवेक कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने ये सारे साइकोलॉजिकल टर्म्स को समझा, जिससे ये आपको क्लियर हो गया है कि नेचुरली आपको नीड्स को फुलफिल करना है। अगर आपका नीड्स फुलफिल नहीं होता है तो आप में नीड्स को फुलफिल करने के लिए उत्कट इच्छा होती है, और जब नहीं फुलफिल होता है तो आप किसी भी रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां से उत्पन्न होता है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार क्या है, करप्शन क्या है? क्योंकि आपको इतने समझाने का मतलब मेरा एक ही है कि आप समझें कि व्यक्ति नेचुरली अंदर से हर एक आदमी
करप्ट हो सकता है नहीं, ये मैं नहीं कहता कि सब आदमी करप्ट है, पर करप्ट हो सकता है। ये सिचुएशन या उसकी परिस्थितियां बताएंगी कि कोई व्यक्ति किस तरह का आचरण करता है। अब करप्शन है क्या? देखिए, करप्शन यहां पर हिंदी के शब्दों को समझे तो भ्रष्टाचार दो शब्दों से बना है, एक भ्रष्ट और एक आचार। भ्रष्ट का मतलब होता है खराब, शब्द है आचार मतलब आचरण या व्यवहार। तो जब हमने करप्शन को डिक्शनरी में देखा तो उसका एक डिफिनेशन मिलता है। जो डिक्शनरी का डिफिनेशन है वो कहता है कि डिसऑनेस्ट और इमोरल बिहेवियर और एक्टिविटी इज कॉल्ड करप्शन। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमानी और इमोरल का मतलब अनैतिक व्यवहार या गतिविधि करप्शन कहलाता है। हमने करप्शन को और अच्छी तरह से इसका डिफिनेशन खोजने का प्रयास किया तो एक वर्ल्ड की काफी नामी गिरामी संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसका डिफिनेशन है कि एब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन इज कॉल्ड करप्शन। मतलब जब किसी को कुछ पावर, कुछ शक्तियां सौंपी जाती हैं और वो उसका मिसयूज करता है, एब्यूज करता है, दुरुपयोग करता है और उसका दुरुपयोग वो व्यक्ति व्यक्तिगत गेन के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए करता है तो वो करप्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब करप्शन कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ करप्शन क्या क्या है? तो दोस्तों करप्शन ऐसे तो कई तरह के हैं, लेकिन मेनली टाइप ऑफ करप्शन में ये 6 कैटेगरी माने जाते हैं। जैसे मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी, जो पब्लिक मनी है, जो सरकारी फंड है या जहां कहीं भी पब्लिक मनी, कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है जहां पर आपको ट्रस्ट किया गया है और ट्रस्ट करके कुछ मनी दिया गया है और उसका आप मिसयूज कर रहे हैं तो वो करप्शन हुआ। दूसरा ब्राइबरी, घूसखोरी। घूसखोरी किसी भी काम के लिए नाजायज पैसे लेते हैं, ये एक तरह से क्रिमिनल एक्ट भी है और ये करप्शन है। तीसरा क्रोनिज्म। क्रोनिज्म एक ऐसा शब्द है, आप आजकल काफी इसका चर्चा सुन रहे होंगे। क्रोनिज्म का मतलब होता है बिजनेसमैन और सरकारी अधिकारियों या सरकार के बीच काफी अच्छा रिलेशन, और वो ऐसा अच्छा रिलेशन कि व्यक्तिगत फायदे के लिए हो, कंपनियों के फायदे के लिए हो, तो वो क्रोनिज्म कहलाता है। चौथा है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म का मतलब होता है पक्षपात करना, किसी एक का फेवर लेना, निष्पक्ष नहीं होना, ये भी एक तरह का करप्शन है। पांचवा है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। आपका अगर कोई रिलेटिव, कोई सगा संबंधी अयोग्य है तब भी उसको उचित पोस्ट मिल जाता है या उचित लाभ मिल जाता है जिसका वो एक्चुअली हकदार नहीं होता है, तो वो नेपोटिज्म कहलाता है। जिसका मैंने सबसे पहले आपको उदाहरण एक IITN ग्रेजुएट और एक सामान्य ग्रेजुएट के बीच में मैंने बताया था, एक नेपोटिज्म का उदाहरण है। और छठा है सबोटाज। सबोटाज का मतलब होता है वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज मैलिशियसली और विथ मैलिशियस पर्पस, मतलब गलत उद्देश्य से संसाधनों का दुरुपयोग करना साबोटाज कहलाता है। तो ये टाइप ऑफ करप्शन है। इसके अतिरिक्त हजारों तरह के करप्शन की कैटेगरी है। आप किसी से मिसबिहेव करते हैं जो कि नियम के विरुद्ध है, वो भी करप्शन है। आप किसी का अनड्यू प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं, वो भी एक तरह का करप्शन है। किसी तरह का अनड्यू बेनिफिट लेते हैं, वो सारे करप्शन कहलाते हैं। तो दोस्तों आपने समझा टाइप ऑफ करप्शन, करप्शन कितने प्रकार का होता है। अब समझेंगे व्हाई करप्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, लोगों में करप्शन क्यों होता है। तो मैंने ऊपर से ही इसको समझाया, फिर भी एक अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे नार्सिसिज्म,
नार्सिसिज्म का मतलब होता है आत्ममुग्धता। आपने सुना होगा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिजॉर्डर, इसका मतलब होता है कि मुग्धता के पर्सनालिटी डिजॉर्डर से कोई व्यक्ति ग्रसित है, मतलब ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसमें होता क्या है कि केवल मैं अपना प्रशंसा ही सुनूंगा या अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करूंगा, अपने कार्यों की प्रशंसा करूंगा। कोई भी व्यक्ति मेरे विरुद्ध बोलेगा तो उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा, अगर मैं पावर में हूं तो। ये सारे करप्शन के कारण होते हैं। नार्सिसिज्म का मतलब नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिजॉर्डर भी कर सकते हैं, एनपीडी। और आजकल एनपीडी के हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे सरकार में या समाज में। दूसरा है साइकोपैथी। साइकोपैथी एक तरह का मानसिक बीमारी है। आपके अंदर अगर किसी चीज को नाजायज ढंग से यूज करने की मानसिक प्रवृत्ति है तो आप करप्ट होंगे, आप करप्शन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये एक तरह का क्रिमिनल एटीट्यूड है। साइकोपैथी मतलब मानसिक बीमारी। तो अगर इस तरह का कोई मानसिक बीमारी है तो आपसे करप्शन होगा। और तीसरा है ग्रीड। आपके अंदर अगर ग्रीड पैदा होता है, किसी चीज की अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो वो ग्रीड है, और वो अगर आपके अंदर है तो आप करप्ट होंगे, ये लिख करके रख लीजिए। तो ये है करप्शन के लक्षण। These are some of the most obvious character traits that explain why people get corrupt. ये कहना है बेंजामिन स्कॉट, एक साइकोलॉजिस्ट थे जो 1834 के में पैदा हुए थे, 1902 तक जीवित रहे। उनका कहना है कि ये साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जिसके कारण आदमी करप्ट होता है, और ये बहुत सही है। आप अपने से भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा, एक लाइन सुना होगा आपने, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मतलब पावर, अगर किसी को पावर मिलता है तो उसको करप्शन की तरफ मोड़ देता है। व्यक्ति को जब पावर मिलता है तो करप्शन की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, और एब्सोल्यूट पावर का पूर्ण पावर मिल जाए तो पूरी तरह से करप्ट हो जाता है। ये एक लॉर्ड एक्टन थे जो एक हिस्ट्रियन थे, उन्होंने ये बात कही है। तो एक तो आपने समझा कि करप्शन क्यों होता है, तो एक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है, एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है, और दूसरा पावर अगर किसी को मिलता है, अनड्यू पावर मिल जाता है, तो वो भी करप्शन के कारण है। अब हाउ टू करप्शन, आप करप्शन को कैसे रोक सकते हैं? तो दोस्तों, करप्शन रोकने के ऐसे तो बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज जो करप्शन रोकने के लिए किया जा सकता है उसको मैं बता रहा हूं। वो मैंने काफी रिसर्च करके ये वीडियो मैंने बनाया है और ढूंढा है। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ऑफ कनाडा, कनाडा गवर्नमेंट का करप्शन को रोकने का, करप्शन को स्टॉप करने का कुछ फॉर्मूला है जिन्होंने ये लिखा हुआ है, वो है वैल्यू बेस्ड अप्रोच। ये 4 तरीके अपनाए जा सकते हैं करप्शन को कम करने के लिए। वैल्यू बेस्ड अप्रोच पहला है। वैल्यू बेस्ड अप्रोच का मतलब जैसे इथिकल वैल्यू, मोरल वैल्यू, इस तरह के वैल्यू बेस्ड, जो आप किसी को इथिकल वैल्यू के बारे में बताते हैं, मोरल वैल्यू के बारे में बताते हैं, और इस तरह का अप्रोच रखते हैं, किसी का सम्मान करते हैं और हर नागरिक का के सम्मान का रक्षा होता है, तो यहाँ पर करप्शन स्टॉप किया जा सकता है, करप्शन को रोका जा सकता है। एक ये अप्रोच हो सकता है। दूसरा, कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, किसी चीज का पालन करना। मतलब कोई नियम अगर बना है सोसाइटी में, कोई नियम, जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि सोसाइटी में जो रूल बनता है उसको स्ट्रिक्टली ऑनेस्टली फॉलो करना चाहिए। तो अगर कंप्लायंस हो रहा है रूल्स का, तो वहां पर करप्शन को रोका जा सकता है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। आदमी करप्ट क्यों होता है? वो उसको डर लगता है, वो डरा होता है, उसके अंदर फियर होता है। फियर ये होता है कि आज तो हमारा भूख मिट गया, कल मिटेगा कि नहीं।
आज मैं स्वस्थ हूं, अगर कल बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो इस तरह का अगर डर किसी के अंदर है तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। इस रिस्क को मैनेज किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, तो करप्शन को कम किया जा सकता है। ये सोशल सिक्योरिटी के तहत कम किया जा सकता है, हेल्थ सिक्योरिटी के तहत कम किया जा सकता है, या इस तरह के कई तरह के रिस्क मैनेजमेंट करके को समाज के बीच फैला करप्शन को कम किया जा सकता है। चौथा अप्रोच है अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। करप्शन समाज के लिए बुरा है, ह्यूमैनिटी के लिए बुरा है, ये चीज सबको बताना और लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करवाना, लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को शिक्षा देना, ये एक अप्रोच हो सकता है जिससे कि करप्शन को कम किया जा सकता है। मैं अपने देश की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे देश में ये प्रैक्टिसेस हो रहे हैं जिससे बहुत सारे देश में करप्शन कम है। आप करप्शन इंडेक्स देख सकते हैं और उसके आधार पर इंडिया की स्थिति देख सकते हैं। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम करप्शन को थोड़ा देखते हैं। एज ए रिजल्ट हमने यहाँ पर करप्शन क्या है, करप्शन क्यों होता है और करप्शन को कैसे रोका जा सकता है, ये सारी चीजें पढ़ी और समझा हमने। मैंने कोशिश किया इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करने का, ताकि करप्शन के बारे में आप कुछ चीजों को अच्छी तरह समझ सके। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसको स्टडी करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर बहुत रेयरली ऑनेस्ट पीपल मिलते हैं। ऑनेस्ट लोगों की गिनती बहुत रेयर है, मतलब लोगों के अंदर ईमानदारी का अभाव है। लॉ अबाइडिंग पीपल जो होते हैं उस तरह के बहुत कम लोग हैं। हर आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, नियमों के पालन से उसको परहेज है। रूल तोड़ने में बड़ा मजा आता है, एक नेचर है। तो ये एक कारण ये है। दूसरा है लैक ऑफ ऑनेस्टी इज बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर एंड साइंटिफिक एजुकेशन। ये ऑनेस्टी की कमी लोगों में इसलिए है कि लोगों को प्रॉपर शिक्षा नहीं है, और शिक्षा है भी तो साइंटिफिक शिक्षा नहीं है। साइंटिफिक का मतलब कि वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, साइंटिफिक का मतलब कि जो भी शिक्षा हो वो प्रमाणिक हो, उसका प्रूफ हो, केवल अंधभक्ति और अंधविश्वास पर आधारित नहीं हो। अगर प्रॉपर शिक्षा मिले तो लोग ऑनेस्ट होंगे। तीसरा है यहाँ का सोशल सिस्टम, इंडिया का सोशल सिस्टम, और यहाँ का सोशल सिस्टम टोटली कास्ट बेस्ड है। इंडियन सोशल सिस्टम जो है टोटली कास्ट बेस्ड है, और यहाँ का कास्ट सिस्टम इतना भयावह है कि टोटल सोशल सिस्टम 2 कैटेगरी में डिवाइड है। अगर कास्ट सिस्टम को हम डीपली स्टडी करें, के कास्ट सिस्टम पर हम बाद में चलते हैं। एक और कारण है यहाँ इंडियन सोसाइटी में कि टोटल सोशल सिस्टम जो है बेस्ड ऑन सुपरस्टिशियस है और ब्लाइंड फेथ पर है। अंधभक्ति और अंधविश्वास लोगों में है। इनको कुछ भी कह दिया जाए तो पहले अंधे के रूप में विश्वास करते हैं, उसका छानबीन कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कारण है प्रॉपर शिक्षा का। लैक ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा कारण है। अब कास्ट सिस्टम को समझते हैं। दोस्तों, इंडियन कास्ट सिस्टम जो है पूरी तरह से, जो कास्ट सिस्टम है 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक डोमिनेटिंग कास्ट और दूसरा सबमिसिव कास्ट। आप इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक फॉरवर्ड कास्ट है और एक बैकवर्ड कास्ट है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम को तो और भी सब कास्ट में बांटा गया है, जिससे उनको डिवाइड किया जा सके। अब हम उस सारे कैटेगरी में नहीं जाते हुए हम 2 कैटेगरी को समझते हैं, एक डोमिनेटिंग कास्ट और एक सबमिसिव कास्ट।
डोमिनेटिंग कास्ट जो है वो हर तरह से डोमिनेटिंग है। वो शिक्षा में डोमिनेट कर रहा है, वो संपत्ति में डोमिनेट कर रहा है, और उसका एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अपना डोमिनेंस के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता है, और इसके लिए वो हर तरह से नए नए छल प्रपंच का सहारा लेता है, और जिसके कारण मास जो है, जो मासेस है, जो सबमिसिव कास्ट है, उनके पास ना तो प्रॉपर एजुकेशन जा पाता है और ना ही वो बातों को समझ पाते हैं। वो केवल अंधभक्ति में लीन रहते हैं, वो केवल चरण वंदना में लीन रहते हैं। डोमिनेटिव कास्ट का सच्चाई ये है कि वो यहां तक कास्टिज्म है कि इंडिया में कुछ कास्ट किसी कास्ट का पूजा भी करता है, जो कि करप्शन का मेन कारण है। दोस्तों, अगर इंडियन कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया जाए किसी भी, तो निश्चित मानिए कि यहां से करप्शन का 60 to 70% विलोप हो जाएगा। करप्शन 60 to 70% खत्म हो जाएगा, और 30% करप्शन है वो सख्त रूल और ऑनेस्टी के साथ अगर उसका पालन करवाया जाए तो खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें और कुछ सच्चाई मैं रिवील करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको करप्शन को समझने में कुछ भी मदद मिला हो, हमारे सोसाइटी में क्यों करप्शन है और कैसे करप्शन को खत्म किया जा सकता है, इसको समझने में कुछ भी मदद मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इंडियन सोसाइटी को समझने और इंडियन सोसाइटी से करप्शन को मुक्त करने में मदद मिले, और वो भी इस मुहिम में हमारा साथ दें और हम सब आगे बढ़ के इंडिया से करप्शन को दूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।